नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ममता बनर्जी बंगाल का चुनाव तो हार गई, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पूरी पार्टी भी हार जाएंगी और अपना राजनीतिक करियर भी गंवा बैठेंगी, जिस तरह के हालात बन रहे हैं। क्योंकि ममता बनर्जी के विधायकों ने उनके खिलाफ बड़ी बगावत कर दी है। क्या ममता बनर्जी की पार्टी टूट जाएगी? ये सब क्यों हो रहा है? ममता बनर्जी की पार्टी कहां जा रही है? ये तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि 59 रेबल विधायकों ने जो है वो स्पीकर से मुलाकात करने के लिए वक्त मांगा है और वो ऋतव्रत और संदीपन ये विधानसभा पहुंचे और ये लोग जो है वो अब अपना वहां पर जो है नेता प्रतिपक्ष चाहते हैं। यानी ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी बगावत हो रही है, ये साफ दिख रहा है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ रिजू दत्ता जुड़ रहे हैं। रिजू भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सुशांत जी। और आपने जो कहा लगभग वही होता दिख भी रहा है। आपने कहा था कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में स्थिति बनी थी वैसी बनती दिख रही है और आज 59 विधायकों का की बगावत जो है वो साफ साफ दिख गई है। नहीं, आपको हो लगता है गया है, हो ममता गया बनर्जी है। की पार्टी, हाँ हो गया है, तो अब क्या ममता बनर्जी की पार्टी ही खत्म हो जाएगी? क्या हो रहा है, जरा आप बताइए, आपके पास क्या खबर है? देखिए, 59 विधायकों ने साइन करके 58 विधायक ने साइन करके स्पीकर के पास अपना चिट्ठी जमा कर दिया है। नया एलओपी बन गए हैं ऋतव्रत बंदोपाध्याय। डेपुटी लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं संदीपन शाह और जावेद खान, और चीफ विप बने हैं अखरुज्जमान। तो ये करंट परिस्थिति है। और उसके बाद अभी 45 मिनट पहले तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट करके बता दिया है कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में और उनके जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है सबको उन्होंने डिसॉल्व कर दिया है। तो एक तरह से आप अगर देखेंगे तो पार्टी डिसॉल्व हो चुकी है। अब नए सिरे से ये शुरू होगी। पर बात यह है कि देखिए, हम लोग सब ममता दीदी के नेतृत्व में पार्टी करते हैं, और ये जो विधायक अभी पार्टी छोड़े हैं, ये विधायकों को भी अगर आप पूछेंगे तो ये भी ममता दीदी को ही मानते हैं। इसमें कोई दोहरा नहीं है। उनकी काबिलियत पर, उनका जो संघर्ष का इतिहास है, उसको उसको हर कोई सराहता है, उसको हर कोई मानता है। पर बात यह है ना कि ये पार्टी पिछले 3 साल से एक संस्था के हाथ में चली गई थी जिसका नाम है आईपैक। जो अच्छा। पंचायत में टिकट बेचा इन लोगों ने, जिला परिषद में इन लोगों ने टिकट बेचा है, ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाने के लिए पैसे लिए हैं, करप्ट ब्लॉक प्रेसिडेंट्स को रखने के लिए इन लोगों ने पैसे लिए हैं, विधानसभा की टिकट इन लोगों ने बेचा है। तो इस परिस्थिति में, और पुलिस चलाती थी ये पार्टी नहीं तो एक मिनट, ऑर्गेनाइजेशन। ममता बनर्जी को क्या ये पता था कि आप जो आरोप लगा रहे हैं कि आईपैक जो है वो टिकट बेच रही है, ये ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी को पता था? देखिए, अगर उनको पता नहीं होगा तो ये दुर्भाग्य का विषय है। पता होना चाहिए था। पता तो होना ये चाहिए था आपकी कि जानकारी क्या है, ये तो क्या पता था या नहीं था? नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा उनको क्या पता था या नहीं था, बट मैंने और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के अंदर में बहुत बार बताया है ये चीज को। तो उनके पास हाँ, तो खबर पहुंचनी चाहिए। ऑफ कोर्स पहुंची पर होगी फिर तो। और उसके बाद हमने कभी एक्शन नहीं देखा इनके ऊपर, क्योंकि आईपैक के जो डायरेक्टर थे वो हमारे जो युवराज है उनकी गाड़ी में घूमते थे। और उसके बाद जो बात था, देखिए, मैंने अपना मुंह खोला था 9 तारीख को, आफ्टर द पार्टी सस्पेंडेड मी। पार्टी ने मुझे सस्पेंड क्यों किया? क्योंकि जब 4 तारीख को परिवर्तन हुआ बंगाल में, और तृणमूल के गुंडे खुद के ऊपर भगवा गुलाल लगा के जो तत्काल बीजेपी बन गए थे, वो मेरे घर के ऊपर चढ़ गए थे। मेरी घर को जलाने की कोशिश कर रहे थे, मेरी मम्मी को, मेरे वाइफ को, जो पॉलिटिकल नहीं है, उनको मारने की, काटने की, ये सब धमकियां दे रहे थे। तब अभिषेक बनर्जी से शुरू करके किसी तृणमूल के नेता ने हमारा फोन नहीं उठाया। और बीजेपी के जो नेता हैं, दिल्ली के वरिष्ठ नेता या बंगाल के वरिष्ठ नेता, जिनके साथ मेरा व्यक्तिगत संपर्क है, क्योंकि मैं इतना दिन राष्ट्रीय प्रवक्ता था एक पार्टी का, उन्होंने मेरा फोन उठाया और उन्होंने मेरी परिवार को सुरक्षा दी। और मैंने सिर्फ उनको धन्यवाद कहा, इसलिए मेरे को सस्पेंड किया गया पार्टी से। और आज मैंने जो जो बातें कही थी, टुडे आई स्टैंड विंडिकेटेड सुशांत जी, बिकॉज आज वही बातें पार्टी के सांसद, पार्टी के विधायक और 3/4 पार्टी वही बात कर रही है। तो सारा पार्टी गलत और एक आदमी और उनके 2-3 चमचे सही तो नहीं हो सकते। नहीं, लेकिन रिजू भाई एक बात बताइए कि ये आपके घर पर अटैक हुआ, आपने पर्सनली जो दर्द सहा, उसकी वजह से आपके मन में एक गुस्सा भी होगा और आप पार्टी से अलग भी हो रहे हैं। लेकिन जो ये 58 विधायक हैं,
जो कि अब ममता बनर्जी के खिलाफ जाकर वहां पर अपनी बात रख रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ? भाई उनको तो टिकट मिला, वो तो चुनाव जीते, फिर वो क्यों ममता बनर्जी का विरोध कर रहे हैं? देखिए ये तो सच बात है कि वो उनको टिकट दिया ममता बनर्जी ने, और वो लोग वो जीते भी हैं ममता बनर्जी के चेहरे पे। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस हम बोलते हैं पार्टी, बट वोट बंगाल की आज की डेट में भी जो 41% वोट मिला है टीएमसी को, वो किसी नेता को नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को ही मिला है। यही बिल्कुल। सच्चाई है। हम्म। पर आज 58 विधायक लेजिस्लेटर साइन करके असली तृणमूल बना रहे हैं। पर मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 65 से 70 विधायक आज एक ही चीज बोल रहे हैं, और मीडिया के सामने भी वो खुल के कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारा लीडर ममता बनर्जी ही है, बट हम अभिषेक बनर्जी को नहीं मानते। क्योंकि मैं और आपको बता रहा हूं, ये जो 2-3 साल से, जब से दीदी ये सोच रही थी कि आने वाले दिन में मैं पार्टी का बैटन अभिषेक बनर्जी जी के हाथ में दे दूंगा, पार्टी के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया था। जब हम छोटे थे, जब मुकुल राय इस पार्टी में थे और मुकुल राय सेकंड इन कमांड थे, शुभेंदु अधिकारी यूथ प्रेसिडेंट थे, तब हम लोग जाते थे पार्टी ऑफिस में, एक बड़ा सा पतीला में मूढ़ी और चॉप रहता था, वहां से मुकुल दा शुभेंदु दा भी खाते थे, हम लोग भी खाते थे। और लास्ट 2-3 साल में जो कॉर्पोरेट स्टाइल आ गया पार्टी में, उसमें पहले तो पार्टी लीडर्स आर नॉट एक्सेसिबल, उनके पास कोई जा नहीं सकता। दूसरा चीज, पार्टी का लोकतंत्र खत्म हो गया था, आप कुछ बोल नहीं सकते, ऊपर से ऑर्डर आएगा, वो ऑर्डर फॉलो करो, नहीं तो साइडलाइन कर दिए जाओगे। मैं और ऐसे और 4 प्रवक्ता हैं जो आरजी कौर के टाइम पे पार्टी के अंदर में बोला था, ये हमारा कॉन्शियंस परमिट नहीं कर रहा है। हमको बकायदा मीडिया, हमको बिना बताए मीडिया को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि ये 4 प्रवक्ता और नहीं रहे पार्टी के। समझ रहे हैं? 2 अच्छा। महीने के लिए। ये ऐसा जब ये थ्रेट आरजी कल्चर कर था। वाला मामला चल रहा था। आज ऐसा थ्रेट कल्चर था कि आप पार्टी के अंदर बोलोगे तो साइडलाइन कर दिए जाओगे, और पार्टी के बाहर बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर पुलिस आर्म्स केस दे देगी या नारकोटिक्स केस दे देगी। सबका परिवार है हम्म। सुशांत जी, कौन कहां जाएगा? हम्म। तो इसीलिए एक सब तरीके से डर। रिजू भाई, अगर अगर मैं ये समझूं, तो आप ये कह रहे हैं कि टीएमसी को अभिषेक बनर्जी ने ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया था, वहां ममता बनर्जी वाला कल्चर चल नहीं रहा था, और देखिए वहां जो दीदी, पार्टी, हाँ, हाँ बोलिए 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 सर, और जो पूछ लीजिए और सवाल। जो हाँ, और मैं ये पूछ रहा था कि क्या क्या जो डर का माहौल था वो बंगाल नहीं, पार्टी के अंदर भी इतना था कि लोग नहीं बोल पा रहे थे। अब चूंकि पार्टी हार गई और पुलिस जो है वो अब अभिषेक बनर्जी के कंट्रोल में नहीं है, तो जो डर था वो खत्म हुआ है, तो लोग बोल पा रहे हैं क्योंकि वो अंदर से भरे हुए थे और अब वो गुस्सा बाहर आ रहा है। क्या ये एनालिसिस सही अरे है? सही नहीं है, एनालिसिस नहीं है, यही सच्चाई है। और ये तो सिर्फ रिजू दत्ता ने, रिजू दत्ता वाज द फर्स्ट विसल ब्लोअर। ये जो जो आज विधानसभा में हुआ, ये भी तो मैंने ही नेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया को ब्रेक किया था कि ऐसा होने वाला है, और आगे के दिन में ये जो असली तृणमूल है, ये भी अपना स्टेक क्लेम करने जा रहे हैं ऑन द पार्टी लोगो, जो कि पूरा शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल पे ही चल रहा है। पर बात यह है कि ये तो चल रहा था, और ममता दीदी मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारा तो उतना एक्सेस नहीं था, उनके आसपास 4-5 सैटेलाइट मंत्रियां घूमते थे जो आज दिखाई नहीं देते। और दीदी का नेचर क्या था, कुछ भी बोलने से वो डिपुट कर देते थे कि तुम ये बात देख लो, तुम वो देख लो, तुम ये कर लो, और वो लोग फिर कुछ करते नहीं थे। कुछ कुछ चीजें जो मैडम के पास डायरेक्ट जाता था, वो जो बहुत सीरियस था, वो दीदी खुद सॉल्व कर लेती थी। बट 90% केसेस दीदी डिपुट कर देती थी, क्योंकि बाकी नेताओं का काम फिर क्या है। रिजू भाई, आप ये बताइए, ये अभिषेक बनर्जी क्या कैरेक्टर है? आपने तो पास से देखा होगा, हम लोग तो बाहर से देखते हैं, सुनते हैं सारी चीजें। अभिषेक बनर्जी का बात व्यवहार तरीका क्या था जो आपने देखा? देखिए व्यक्तिगत तौर पे तो मैं उनके साथ ही पार्टी करता था, तो व्यक्तिगत तौर पे ही इज अ गुड ओरेटर, ही इज अ गुड पॉलिटिशियन, ही इज अ गुड ऑर्गेनाइजर। मैं अभी पार्टी में नहीं हूं और पार्टी हार गई है तो सिर्फ उनको गाली दो, ये सही बात नहीं है। बट गलतियां भी बहुत हुई हैं। वो जो खुद को इनएक्सेसिबल कर दिया था। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। 1 साल पहले जब तृणमूल क्षमता में थी, आज भी वो एमपी है, एक एमपी मेरे को फोन करके बोल रही थी कि यार अभिषेक से तो बात नहीं हो पाता है, रिजू तुम एक काम कर देगा मेरा? बोला हाँ बोलिए। बोला कम से कम उसका पीए के साथ एक अपॉइंटमेंट करा देगा। एमपी का ये हालत था, आज भी वो सिटिंग एमपी है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। सो एमपीज एमएलए, हम जो नेशनल स्पोक्स पर्सन, हम लोग का किसी का कोई एक्सेस नहीं था। इट वॉज अ वन वे ट्रैफिक।
अगर कुछ पूछोगे कि यार इस पे क्या बोलना चाहिए टीवी में जाके, बोल रहा है पार्टी का ट्वीट देख लो। ये आलम था। तो ये जो गलतियां हुई, खुद को इनएक्सेसिबल कर देना, ये जो एक कल्चर की माई वे और दी हाईवे, पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी के विधायक या पार्टी के सांसद, वो सब पार्टी कर रहे हैं, उनका सबका व्यक्तिगत सम्मान है। बट लास्ट में क्या हो गया था कि युवराज युवराज है और हम उनके नौकर हैं, और नौकर के स्तर हैं। तो नौकर के कार्यकर्ता स्तर कभी हैं, नौकर, कैसे कैसे हाँ, कैसे स्तर? जैसे रिजू दत्ता पकड़ लीजिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मतलब ड्राइवर लेवल का नौकर, और विधायक हुए तो वो चाय पानी देने वाला आदमी, और अगर सांसद हुए तो वो आपके ऑफिस में झाड़ू पोछा कर सकता है, ऐसा वाला अरे बात। वाह! नौकर के भी स्तर थे, पर नौकर थे। तो क्या अभिषेक बनर्जी का व्यवहार भी सबके साथ ऐसा ही था कि वो दूसरों को नौकर टाइप नहीं, ट्रीट उनका कर रहे पर्सनल व्यवहार कभी खराब नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उनका पर्सनल व्यवहार कभी खराब नहीं था। बट सपोज उन्होंने बात कर दिया, बट थे? उनके बाद डायरेक्शन तो उनके पास से नहीं आता था, डायरेक्शन आता था उनके ऑफिस से या आईपैक से। और ये जो देखिए, आज चैनल्स फोन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो उनके चैनल के कोऑर्डिनेटर है, फोन काटने के बाद ये लोग नहीं समझते कि दैट द पर्सन इज बिजी, कोई बात ये नहीं, लोग कोई करते बात रहते हैं 10 करके फोन। तो बात ये है ना कि वो तो बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। सपोज मेरे साथ अभिषेक दा का बात हुआ, वो मेरे को बोला ठीक है तुमने ये बोला, मैं देख लेता हूँ। अब बाकी एग्जीक्यूशन पार्ट तो वो नहीं बताते थे, उनका ऑफिस से फोन आता था या आईपैक से फोन आता था। और आज भी जो दीदी के साथ खड़े हैं या धरना में भाषण दे रहे हैं, कल्याण बंदोपाध्याय जी, उन्होंने क्या बोला कि दूसरे दूसरे राज्य के 20-21 साल के बच्चे वो मेरे को फोन करके बोल रहे हैं तुमको ऐसे जुलूस करना है, तुमको ऐसे मीटिंग करना है। हम बोला यार तुम्हारे दांत, दूध के दांत नहीं टूटे, तुम मेरे को तृणमूल का राजनीति सिखा रहे हो और जमीनी राजनीति सिखा रहे हो। मेरा बात छोड़ दीजिए, वो कल्याण बनर्जी को फोन करके ज्ञान दे रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए। तो जब माहौल ऐसा हो जाएगा, जब आप मल्टीपल टाइम विधायक है, 3 बार या 4 बार के विधायक है, आप सांसद हैं, 2 बार या 3 बार के सांसद, और आपको बात करने का जगह नहीं मिलेगा, आपको वो स्वतंत्रता नहीं है कि आप आपका दिल की बात कहीं मीडिया के सामने रखें या कहीं रखें, और आपको 21-20 साल के बच्चों के पास जवाबदेही करनी पड़ेगी, तो लोग सिर्फ डर की वजह से चुप तो रहेंगे। मैं जो समझ पा रहा हूँ रिजू भाई, ये ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल बनाया, लेकिन लास्ट होते होते दोनों का कल्चर सेम हो गया, दोनों जगह एक एक युवराज बैठ गए हैं, दोनों इनएक्सेसिबल हैं, और दोनों की जो बातें हैं ना वो पार्टी को आगे उस तरह से नहीं ले जा पा रही। लेकिन एक चीज और बताइए रिजू भाई, ऑनेस्टली अब कुछ बातें, सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा कि क्या ममता बनर्जी ये चुनाव जीत गई होती तो ये विरोध हो रहा होता, या सब नॉर्मल फिर वैसे ही चलने लगता? पहला बात मैं बता दूं, बीजेपी ये चुनाव जीती नहीं है, तृणमूल कांग्रेस ये चुनाव हारी है। दीदी जो बोल रहे हैं ना वोट लूट किया गया, ये किया गया, मैं उससे सहमत नहीं हूं। 93-94% वोट हुआ है। और मेरे जान पहचान के ऐसे बहुत लोग हैं जो सिर्फ इस वोट के लिए इंग्लैंड यूएस से टिकट काट के आए थे वोट देने के लिए। ये इंस्टीट्यूशन के खिलाफ वोट हुआ है। बंगाल की जनता ने तृणमूल के खिलाफ वोट दिया है। बीजेपी नहीं जीती है, इट वॉज एंटी तृणमूल वोट, एग्जैक्टली लाइक 2011 तृणमूल नहीं जीती थी, सीपीएम हारी थी। पहला बात ये। दूसरी बात, आपका सवाल क्या था सर, और एक बार बताइए मेरे को, मैं आपने ये क्या कह रहा था पूछा? कि हाँ, अगर जीत जो गई होती सत्ता में ममता। आने से, हाँ, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर तृणमूल कांग्रेस जीत जाती तो रिजू दत्ता क्या, इन विधायक, इन सांसदों का हिम्मत नहीं होता एक भी ये बात मीडिया के सामने कहने का, क्योंकि उसके बाद जो डर का माहौल था वो और 10 गुना बढ़ जाता। अभी हम लोग नौकर थे, इसके बाद गुलाम बन जाते, क्योंकि जाओगे कहां, जाओगे कहां? जाओगे, अगर बाहर जाने की कोशिश करोगे और एंटी बात करोगे तो तुम्हारे ऊपर नार्कोटिक्स केस लगेगा, तुम्हारे ऊपर फायर आर्म्स का केस लगेगा, तुम्हारे परिवार अगर प्राइवेट सर्विस में नौकरी चली जाएगी, अगर गवर्नमेंट सर्विस में है तो ऐसे जगह ट्रांसफर होगा जहां पर तुम अपना परिवार को 2-2 साल देख नहीं पाओगे। तो सबके परिवार है सुशांत जी, कौन रिस्क लेगा? हम्म। अच्छा, एक और चीज और मैं बताइए रिजू भाई, हाँ हाँ, रिजू भाई, बोलिए क्या बोलिए बोलिए। जब जब इलेक्शंस होने वाले थे, आपको या जिनसे आप संपर्क में रहे होंगे उन लोगों को कभी अंदर अंदर ये लग रहा था कि इतना
सेंटिमेंट जो है वो पार्टी के खिलाफ है और पार्टी चुनाव हार सकती है? सॉरी, इसलिए सुशांत जी मैं आपसे ये वार्तालाप मैं जूम में करना चाहता था क्योंकि उस पर कटता नहीं है। कोई चलिए बात ठीक नहीं। है। मेरा सवाल ये था बट कि क्या आपको लगा था हाँ, इलेक्शंस के वक्त में मैं कि ये मैं होगा? बताता हूँ, मैं बताता हूँ। देखिए, नॉर्मली जो हम लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वी गेट आवर कॉन्फिडेंस फ्रॉम आवर पार्टी लीडर्स। तो जब हमारी सर्वोच्च नेत्री कह रही हैं कि 220 226 आएगा, जब हमारे लीडर अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं कि 200 क्रॉस हो गया है, वो खुद पब्लिक स्टेज से ये बात बोले कि 200 आज क्रॉस हो गया है, तो हमको तो उसी से कॉन्फिडेंस मिलेगा। बट व्यक्तिगत स्तर पे मैंने भी तो ग्रास रूट पॉलिटिक्स किया है। मैंने कुछ सांसदों को बताया, हमारे एक बहुत फेमस सांसद है, क्विज मास्टर है, उनको मैंने बताया था कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि 165 170 क्रॉस हो रहा है। हम्म। तो उन्होंने भी मेरे को बोला कि देखो, कुछ नंबर घट सकते हैं पर इतना भी नहीं घटेगा। तो बट ये देखिए, एक चीज तो है आपने कि बोला नहीं हमसे गलत जवाब, नहीं, क्विज मैंने मास्टर। गलत जवाब नहीं बोला, नहीं गलत जवाब नहीं बोला क्विज मास्टर को। बट बात ये है ना कि देखिए, हमको कितना राजनीति आता है, क्विज मास्टर को कितना राजनीति आता है, अभिषेक बनर्जी को कितना राजनीति आता है, हम सबको मिला के भी ममता जी को राजनीति का समझ ज्यादा है ना? तो जब ममता दीदी बंगाल की पल्स नहीं पकड़ पाई तो हम लोग कौन है? हम्म। अच्छा, एक चीज और बताइए कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, कैसा कल्चर बन गया है, और जो चीजें हो रही हैं वो ममता बनर्जी तक बातें पहुंचाई गई थी और आपको लगता है उनको पता ही होगा कि क्या हो रहा है। लेकिन क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं वो आ गए हैं और उनको वोटर में बदला जा रहा है? क्या ये टीएमसी के की जानकारी में था, ममता बनर्जी की जानकारी में था, और क्या ये जानबूझकर उनको वोटर बनाया गया था? सुशांत जी, आपने ऐसा एक मुद्दा उठाया ना जो अभी मेरे दिल के बहुत करीब है। देखिए, हम लोग कोई भी पार्टी कर ले, हम लोग जिस परिवार से आते हैं, जो हमारी शिक्षा है, देश सबसे आगे है, देश के बाद राजनीति है, देश के बाद धर्म है, पहले देश फिर धर्म फिर राजनीति। तो इस जगह पे खड़े होके मैं मैं रियलाइज कर रहा हूं, आज नहीं एक्चुअली परसों मैंने रियलाइज किया कि यार मैं कौन सा पार्टी कर रहा था, और मैं ये क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे वैलिड कारण। असम में मुझे और हमारे राज्यसभा के डेप्यूटी लीडर सागरिका घोष जी को पार्टी ने भेजा था आसाम तृणमूल कांग्रेस का मैनिफेस्टो लॉन्च करने के लिए। तो हम लोग जब आसाम में गए, तो मैंने जब आसाम के सब हमारे तृणमूल के लीडरशिप से बात किया इलेक्शन से पहले, तो मुझे पता चला कि आसाम में इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठिया एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पर बंगाल में मुझे ये कभी लगा नहीं था, क्योंकि किसी के सर के ऊपर तो लिखा नहीं होता मैं बांग्लादेशी हूँ, रोहिंग्या हूँ, ऐसा तो कुछ होता नहीं। और मैं फिर से वही बात बोल रहा हूं, मैं अपनी पार्टी लीडर्स को मानता था। तो मेरे पार्टी लीडर्स ये कहते थे कि घुसपैठिया कहाँ है, क्योंकि जब एसआईआर हुआ, इलेक्शन कमीशन ने कोई व्हाइट पेपर इशू नहीं किया कि हमने इतना बांग्लादेशी पकड़ा या इतना रोहिंग्या पकड़ा। डीजी बीएसएफ का कोई व्हाइट पेपर नहीं आया था कि देयर हैज बीन दिस मेनी इन्फिल्ट्रेटर्स, वी हैव कॉट दीस मेनी इन्फिल्ट्रेटर्स, वी हैव सेंड देम सो मेनी। कोई नहीं आया था। तो एक तरफ था क्या पॉलिटिकल नैरेटिव, बीजेपी कह रही थी घुसपैठिया है, और तृणमूल कह रहे थे कि ये बकवास है। अब इलेक्शन खत्म हो गया, मैं भी ये मानता था कि, मैं ओपनली बोल रहा हूं, 4 तारीख से पहले मैं खुद मानता था कि बंगाल में घुसपैठिया नहीं है। ये सब झूठी चीज फैला रही है बीजेपी, धर्म की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। अब नया सरकार आने के बाद सुशांत जी, जब मैं टीवी पे बैठ के देख रहा हूं कि जितने बॉर्डर के चेक पॉइंट्स हैं, वहां पर हजार हजार लोग खड़े हैं, तो मेरी आंखें बंद नहीं हो रही है। और उसके बाद एक घटना घटी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक सब रिपोर्टर्स जाके बाइट ले रहे हैं, तो उसमें एक लड़का जो दिखने में इस चोर है, उसका बाइट लिया जा रहा है। वो बोल रहा है मैं बांग्लादेश से आया हूं, मैं बांग्लादेशी हूं, और मैं 7 साल से एक जगह पे रह रहा था, और वहां घर घर जाके इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था। और जिस जगह का बात वो आदमी किया, वो मेरे घर के पास है, 10 मिनट की दूरी पे। आप ओ, विश्वास कीजिए सुशांत जी, उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने उस बंदे का स्क्रीनशॉट लेके मेरी मम्मी को, मेरी वाइफ को, और मेरे घर के काम करने वाले लोग जो मेरे दरबान वगैरह, सॉरी, हम्म। तो आपने मैंने स्क्रीनशॉट लेके? उनको दिखा, हाँ, मैंने वो स्क्रीनशॉट लेके मम्मी को, मेरी वाइफ को, और मेरे घर के दरबान को या काम करने वाले लोगों को दिखाया कि ये लड़का कभी मेरे घर पे आया है।
मतलब मुझे डर लग गया कि यार ये 6 साल से एक बांग्लादेशी रह रहा है, जो मेरे हम्म, आई एम सो सॉरी नहीं नहीं कोई बात नहीं, कि हाँ। मेरे घर के 10 मिनट की दूरी पे रह रहा है और वो इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है लोगों के घर-घर जाके। मतलब ये तो डर का बात है। और एक हम्म, चीज़ मैं आपको बता दूँ आज आपके चैनल पे, ये मैंने कहीं पे नहीं बोला, आपके चैनल पे आपने मेरे को इतना बर्दाश्त किया, इतना ये कॉल ब्रेक होने के बाद भी, तो इसलिए एक ब्रेकिंग देता हूँ। Because I have personal relationships with very senior BJP leaders in Delhi, and I have also got personal relationships with very senior bureaucrats in Delhi, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो हम्म, एक बहुत सीनियर हाई प्लेस्ड ब्यूरोक्रेट ने मेरे को एक बार, मेरा उनसे बात हो रहा था 2-3 दिन पहले, उन्होंने मुझे कहा कि बीजेपी वाज डेस्परेट टू विन बंगाल, कि भाजपा मतलब किसी भी तरह से उनको बंगाल जीतना था। मैंने बोला सर ऐसा क्यों? उनके पास तो 20 राज्य हैं, और एक जीत लेते तो क्या क्या बड़ा झंडा गाड़ लेते। बोला नहीं, बंगाल उनके लिए इलेक्टोरल जीत के लिए जरूरी नहीं था, बंगाल उनके लिए जीतना जरूरी था क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला था। हम्म, बीजेपी ने बंगाल जीता है देश का नेशनल सिक्योरिटी के लिए, नहीं तो आज मैं समझ रहा हूं ये चीज कि कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो रहा था, क्योंकि कैबिनेट बनने से पहले बंगाल की मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जो पहला काम किया वो बीएसएफ को जमीन दे दिया। हमारी पार्टी में हमें कहा जाता था कि ये जमीन हम लोग इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि बॉर्डर में रहने वाले जो विलेजेस हैं, जो गांव हैं, उनके लोगों पे अत्याचार हो रहा है, फलाना फलाना। और अब जब पूरा जमीन दे दिया गया है बीजेपी को, बीजेपी ने दे दिया बीएसएफ को फेंसिंग करने के लिए, तो मैं देख रहा हूं कि टीवी के सामने यही गांव के लोग जाके साइन कर करके दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बांग्लादेश से लोग आके जुल्म करते थे। पूरा झूठ पे कायम था पूरा तो साम्राज्य। रिजू भाई, इसका मतलब ऑब्वियसली ये इम्पॉसिबल है कि एक मुख्यमंत्री को ना पता हो कि उनके राज्य में इतने बांग्लादेशी घुस के रह रहे हैं। अभी अभी मेरे मुंह से सब चीज मत बुलवाइए, बाकी आप भी समझ रहे हैं, आपके दर्शक भी समझ जाएंगे जो समझना है। नहीं, ये बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि देखिए पॉलिटिक्स बहुत अपनी। खतर बहुत खतरनाक। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, नेशनल सिक्योरिटी से ऊपर कुछ नहीं है बॉस। ये बहुत, और जो लास्ट 4-5 दिन से मैं टीवी पे जो चित्र देख रहा हूं, जो वीडियोस देख रहा हूं, हजार हजार, एक दो नहीं सुशांत जी, हजार हजार की संख्या में लोग बोल रहे हैं, कोई 5 साल, कोई 6 साल, कोई 6 महीना, कोई 10 साल। सब बांग्लादेश धर्मशाला से थोड़ी है भारतवर्ष, धर्मशाला सही बात। थोड़ी है यार। यहां पर बंगाल का जीडीपी गिर गया है क्योंकि बंगाल की जनसंख्या इतनी है, और अभी ये लोग निकल जाने के बाद जीडीपी भी तो बढ़ जाएगा बंगाल का, पर कैपिटा हम्म, इनकम बढ़ जाएगा बंगाल का। मतलब हम लोग जो टैक्स पेइंग सिटीजन है, बंगाल का एक बहुत बड़ा संख्या है, या देश का भी एक बहुत बड़ा संख्या है जो टैक्स नहीं देती है। टैक्स देती है वही 15-20% लोग पूरे देश में। तो हम लोग जो टैक्स पेइंग सिटीजन है, लास्ट 5 साल 10 साल से हजार हजार लोगों को हम लोग खिला रहे पिला रहे हैं, हमारे पॉकेट के पैसे से, जो हमारे देश के भी लोग नहीं है। गजब बात है ये। रिजू भाई, लेकिन इसमें एक प्रश्न और है कि हाँ जी। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ये भी कहेंगे कि भाई अगर इतना गुस्सा हमको लेके था, इतना भय का माहौल था, तो भी टीएमसी को 40-41% वोट शेयर कैसे आया? इतने लोगों ने तो वोट किया फिर। नहीं, वोट तो जनता ने दिया, पार्टी हम्म, कैडर्स ने कितना वोट दिया वो तो बात देखने वाली चीज है। पर जनता, हम्म, देखिए मैं आज भी बोल रहा हूं, ममता बनर्जी बंगाल की राजनीति ही नहीं, देश की राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा है। और बंगाल के लोगों के अंदर ममता बनर्जी जी के लिए दिल में आज भी बहुत ज्यादा स्नेह है। और मैं आज तृणमूल से निकल गया हूं, मैं तृणमूल के खिलाफ बात कर रहा हूं, जो भी है, ममता बनर्जी को मैं मां समान इज्जत देता था, आज भी देता हूं, और आने वाले दिन में किसी और पॉलिटिकल पार्टी में भी चला गया तो मैं उनको मां समान सम्मान करूंगा, इसमें कोई दोहरान नहीं है। ममता बनर्जी के लिए बंगाल की जनता के दिल में एक जगह है। उनका जो संघर्ष हमने देखा है, हम तो बंगाल में मेरा जन्म हुआ है, बंगाल मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि बंगाल है। मैंने देखा है कैसे एक औरत जो एकदम लो मिडिल क्लास फैमिली से है, हर सुबह रास्ते पे उतरती थी ये लेफ्ट के खिलाफ, उनके सर पे डंडा मार के कभी सर फोड़ दो, कभी हाथ तोड़ दो, कभी पैर तोड़ दो, कभी गोली चलाओ कि
कितनी बार बोलिए उनके बोलिए। ऊपर गोलियां चलाई गई, कितनी बार उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। तो हमने देखा है कि कैसे दीदी ने अपना जगह बनाया। और ये भी तो सच है कि स्वतंत्र भारत में ये एक ही व्यक्ति है, एक ही औरत है जिसने खुद अपना पार्टी बनाया और खुद उसी पार्टी से मुख्यमंत्री बने। और तो स्वतंत्र भारत में और कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। बाकी जो भी जयललिता जी हैं या जो भी है, वो किसी ना किसी पार्टी का हिस्सेदार थे। ये एक ही औरत है कि जिन्होंने अपना खुद का पार्टी बना के उसको सत्ते में लाके खुद मुख्यमंत्री बने। तो वो जगह उनका कभी कोई छीन नहीं सकता। बट बाकी जो उनके नीचे में थे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 1000 तक, इन्होंने जिम्मेदारी लेके पूरा पार्टी को खत्म कर दिया। नहीं, लेकिन रिजू भाई, उसमें एक सवाल तो ममता बनर्जी पर भी उठेगा ना। अगर आपके राज्य में आरजी कर हॉस्पिटल जैसी घटना हो रही है, आपको दिख रहा है कि इतना अत्याचार हुआ है महिलाओं के साथ, महिलाएं सड़क पर हैं, सेफ नहीं है, और आप अपने प्रवक्ताओं से कह रहे हैं कि भाई जो जो बोल रहा है इसके खिलाफ उसको टीवी पे जाने मत दो, तो आप तो चीजें दबा रहे हैं ना। आप उस दर्द को महसूस कर रहे होते तो आप ऐसा नहीं करते। तो ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों का यही तो गुस्सा है कि आपने दे, हिंदुओं को साइड कर दिया, जय श्री राम के नारे से आपको दिक्कत होने लग गई, आप जो है वो मौलवियों को पेंशन देने लग गई, उनको भत्ता देने लग गई, लेकिन पंडितों को देने में बहुत देर लगा दी, बांग्लादेशी घुस रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये तो ममता बनर्जी का नेगेटिव पार्ट है, जिसको इग्नोर कैसे करें हम। देखिए, ममता बनर्जी पॉलिटिशियन है और मैं भी एक पॉलिटिशियन हूं। जब आप पॉलिटिक्स में है तब आपको नेगेटिव पॉलिटिक्स भी करना पड़ता है। जैसे अभी बीजेपी सरकार में है, अभी कांग्रेस के लोग, बीजेपी अगर बोलेगी अभी दोपहर को 3 बज रहे हैं, वो बोलेंगे रात को 3 बज रहे हैं। यही तो विपक्ष का धर्म है। और जब कांग्रेस किसी दिन सरकार में चला जाएगा तो सारे लोग वही बात बोलने लग जाएंगे, मीडिया भी वही बात बोलेंगे। ये नेचर है राजनीति का कि, और भारत का राजनीति का यही नेचर है। सरकार मूवी में एक डायलॉग है कि जिसके पास पावर होता है उसका रॉन्ग भी राइट होता है। तो बंगाल भी तो देश के बाहर नहीं है। तो ये सब चीजें देखिए, पॉलिटिक्स होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स, हम लोग ग्रास रूट पॉलिटिशियन है। पॉलिटिक्स मीडिया में क्या होता है, मीडिया इज अबाउट ऑप्टिक्स एंड परसेप्शन। पर हाँ, मीडिया लेकिन से उसमें देखिए रिजू भाई, मेरा मैं खत्म कर लूं सुजान जी। मीडिया इज अबाउट पॉलिटिक्स एंड ऑप्टिक्स एंड परसेप्शन। मीडिया अलग चीज होती है, बट इलेक्टोरल और ग्रास रूट पॉलिटिक्स में इट इज नॉट अबाउट ऑप्टिक्स एंड परसेप्शन, इट इज अबाउट विनेबिलिटी। और बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल हो, सीपीएम हो, जो भी वोट में लड़ने जाते हैं वो जीतने के लिए जाते हैं। बिकॉज साम दाम दंड भेद आपको जीतना है। और उसके लिए हर पॉलिटिकल पार्टी, वो भाजपा हो, तृणमूल हो, कांग्रेस हो, वो हर कुछ करती है ताकि उसको जीत मिले। तो ममता बनर्जी को भी जीतने के लिए जो जो करना था उन्होंने किया। बट ये नेशनल सिक्योरिटी वाला बात थोड़ा मेरे को हाँ, मैं वही बॉस, वही आ रहा था कि ये थोड़ा देखिए, अद्भुत है मेरे पॉलिटिक्स लिए। में बहुत चीजें करनी पड़ती भी हैं। ऐसा नहीं कि आप करना चाहते हैं, लेकिन करनी पड़ती हैं। लेकिन एक लाइन होनी चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी के लिए अगर आप देखेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। चाहे आपने खुद कहा कि बंगाल उनके लिए बीजेपी जीते ये इंपॉर्टेंट नहीं था, उनके लिए था कि कैसे घुसपैठिए बाहर करना है और अपनी सीमा जो है वो सुरक्षित करनी है। उसी तरह से आप देखिए कि उनको पता था कि 370 हटाएंगे, हो सकता है बवाल हो जाए, लेकिन उन्होंने, भाई वो मेरे लिए जरूरी है, मेरे लिए कश्मीर को आगे बढ़ाना है तो उसको उसको साइड करना जरूरी है, वहां पत्थरबाजी रोकनी है तो ये करना जरूरी है। तो उन्होंने वो किया। तो मुझे लगता है कि हर पॉलिटिशियन को एक लाइन तय कर देनी चाहिए, ये नहीं क्रॉस करेंगे, बाकी तो जो करना है वो किया जाएगा। सही एक सही चीज बात और है। बताइए, एक चीज और बताइए रिजू भाई, थोड़ा सा राज तो खोलिए आप, कि वो जो ममता बनर्जी आईपैक वाला वो एक पेन ड्राइव और क्या क्या लाइन थी, उसमें था क्या? मैं आपको आज ओपनली ये बोल सकता हूं कि आईपैक ने दीदी को टोपी पहना दिया। ओपनली आज आईपैक के डायरेक्टर्स केप टाउन घूम रहे हैं। ठीक है, मैं या अब मेरा बात को फॉलो कीजिए सुशांत जी। मैं स्विट्जरलैंड नहीं बोल रहा हूं, लंदन नहीं बोल रहा हूं, ब्रसल्स नहीं बोल रहा हूं, केप टाउन में घूम रहे हैं। तृणमूल पार्टी खत्म हो गई है, डिसॉल्व हो गई है पूरी पार्टी। ममता बनर्जी हार गई है। अभिषेक बनर्जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, पथराव हुआ, वो हॉस्पिटल घर में बेड पे लेटे हुए हैं। और आईपैक के डायरेक्टर्स केप टाउन में घूम रहे हैं। जिस आईपैक ने फोन किया ममता बनर्जी को कि दीदी आपके पार्टी के सारे डेटाज लेके जा रही है ईडी, और दीदी जाके घुस गई। आज उस बेचारी के ऊपर ईडी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही है। 19-20 हो जाएगा तो दीदी के ऊपर पूरा चीज आ जाएगा। और आज मेरे पास ये क्लियर हो गया कि आईपैक वाज कॉम्प्रोमाइज लॉन्ग बैक, क्योंकि आईपैक ने
इलेक्शन के 10 दिन पहले अपना कलकत्ता का ऑफिस बंद कर दिया था, ये आप भी जानते हैं, मीडिया में है। और एक चीज मैं सुशांत जी आपके ऊपर, क्यों मैं बोल रहा हूं इतने दावे के साथ कि आईपैक वाज कॉम्प्रोमाइज, कोई भी कारण से, दबाव से, प्रेशर से, वॉट, क्योंकि मेरे पॉलिटिकल करियर में और इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार मैंने एक चीज देखा कि आईपैक के डायरेक्टर के घर में ईडी का रेड हुआ, पीएमएलए का केस हुआ। वो डायरेक्टर, सेकंड पेज का वोटिंग जिस दिन खत्म हुआ, अगले दिन सुबह लोअर कोर्ट में आईपैक के डायरेक्टर को पीएमएलए केस में बेल मिलता है, और लोअर कोर्ट में पीएमएलए केस में बेल मिलता है और ईडी उस केस का अपोज भी नहीं करती है। ये कभी आपने सुना है? आपने, आपके इतने लंबे पत्रकारिता के सफर में तो कोई भी हम लोग घास नहीं खाते, तो सबको सब पता चलता है। मेरा भी बाल सफेद हो गए पॉलिटिक्स करते करते, आपका भी सफेद हो गए पत्रकारिता करते करते, तो हम बहुत कुछ देखे हमने। यानी उस दिन जो ममता बनर्जी को बुलाया गया और सब कुछ हुआ, उसके पहले ही आप कह रहे हैं खेला हो चुका? ये सब खेला बहुत पहले हो चुका था। ममता दीदी को ये लोग, ममता दीदी नहीं, ये भी मैं बोलूंगा, जिस अभिषेक बनर्जी को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था आईपैक के ऊपर, ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी को, दोनों को बीच सड़क पे खड़ा करके आईपैक ने टोपी पहना दिया, और आज केप टाउन में घूम रहे हैं। अच्छा रिजू भाई, एक चीज और बताइए कि ये जो अभी क्विज मास्टर हैं, एक भाई साहब हैं जो संसद में सुनाते थे, क्या चू कित कित एक खेल होता है, जिनका भी माथा फट गया था लेकिन हटाए तो खून नहीं दिख रहा था, तो ये लोग दीदी के साथ रहेंगे कि ये लोग भी धीरे धीरे कटेंगे? एक दो अलग व्यक्ति का आपने बात किया, मैं पहले दूसरे सांसद जिसका आपने नाम लिया जो है, वो जो सांसद है, ही इज अ लॉयल सोल्जर ऑफ ममता बनर्जी, क्योंकि इन्होंने विपक्ष देखा है। इन्होंने विपक्ष के टाइम पे भी, लेफ्ट रूल के टाइम पे भी, ये लोग ममता बनर्जी के साथ लड़ गए थे, भिड़ गए थे। और वो सिर्फ पॉलिटिशियन भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के काउंसिल भी है। तो ये रहेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। आज के डेट में जो विधानसभा का तृणमूल कांग्रेस का हालत है, नंबर्स आप देखेंगे तो नॉर्मली हिसाब में ये बोला जाता है कि 48 विधायक के हिसाब से एक राज्यसभा का सीट होता है, ऐसे हिसाब होता है। तो उस हिसाब से तो तृणमूल के पास अभी राज्यसभा का और कोई सीट रहा नहीं। कुछ लोगों के एक्सपायरी डेट है 2029, कुछ के एक्सपायरी डेट है 2030, कुछ के एक्सपायरी डेट है 2031। तो राज्यसभा, उनके बाद तो और कोई राज्यसभा रहेगा नहीं। तो मैं क्विज मास्टर के लिए दावे के साथ कह सकता हूं कि ये अमेरिका भाग जाएगा। ये राजनीति में भी रह जाएगा, बंगाल में भी नहीं रहेगा, अमेरिका भाग जाएगा, बीच बीच में बंगाल में आएगा दुर्गा पूजा के टाइम घूमने फिरने, बस। इसको जो बनाना था बना लिया, जो करना था कर लिया। और ये जो अभिषेक बनर्जी का भविष्य है, एक एस्ट्रो शर्मिष्ठा करके एक एस्ट्रोलॉजर है जिनकी बड़ी भविष्यवाणियां सही होती हैं, और उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि बंगाल ममता बनर्जी हार रही है। तो उन्होंने एक प्रिडिक्शन और कर रखी है, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि ममता बनर्जी का पॉलिटिकल करियर का दी एंड हो जाएगा इस हार के साथ। टीएमसी रहेगी, लेकिन तब किसी को नहीं पता था कि टीएमसी किस रूप में रहेगी, क्या अलग ही कोई टेक ओवर कर लेगा, क्या होगा। लेकिन उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि ममता बनर्जी यहां से रिवाइव नहीं कर पाएंगी अपनी पॉलिटिक्स को। आपको ऐसा लगता है? देखिए, पहली बात तो मैं अपने हाथ दिखा रहा हूं और आपका हाथ भी मैं देख रहा हूं, मेरे हाथ में कोई अंगूठी नहीं है, आपके हाथ एक में है भी वो नहीं है। शादी वाली, एक लग एक रहा तो वो तो शादी वाला है, वो तो बीवी बीवी ने दिया था, वो नहीं उतार सकते, तब तो सब राशियां गड़बड़ हो जाएंगी, सब ग्रह गड़बड़ हो जाएगा। बट है। आपके हाथ में भी नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं है, तो ये एस्ट्रोलॉजी में मैं भी भरोसा नहीं करता, मुझे लगता है आप भी भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब तुक्के का काम है। लग गया तो हीरो, नहीं लगा तो क्या करें। तो मैं ये सब नहीं मानता, और मैं आज भी आपके सामने ये कह रहा हूं कि ममता बनर्जी इज अ वेरी बिग पॉलिटिशियन, और जब तक मैं भगवान के पास उनकी लंबी आयु की कामना करता हूं, और भगवान के पास मैं ये भी कामना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, और जब तक वो खड़ी है, तब तक अगर वो अकेली भी रही तो भी तृणमूल रहेगा, और उनके साथ सारा बंगाल में एक बहुत बड़ा चंक लोग उनके साथ रहेंगे। बाकी कौन रहा, कौन नहीं रहा, कौन निकला, कौन अमेरिका भाग गया, कौन क्या किया, किसी से किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जब तक ममता बनर्जी जमीन पे खड़ी है, जब तक ममता बनर्जी रोड पे खड़ी है, तब तक बंगाल की जनता उनके साथ है।
और तो मतलब ये जो बंगाल ये की जनता तो नहीं, बंगाल की जनता ने तो नहीं, बंगाल की जनता ने तो बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी को मौका दिया, बट एक संख्या की जनता उनके साथ रहेगी हमेशा। ये जो 58 लोग अभी अलग तरीके से विरोध कर रहे हैं, आपको इनका भविष्य क्या दिखता है? क्या ये पार्टी के सिंबल पर अपना दावा ठोकेंगे? क्योंकि देखिए सिर्फ हाँ हाँ, विधायकों की संख्या ठोकेंगे। नहीं है, आपको सांसद भी चाहिए होंगे, आपको पार्टी का जो काडर है या जो अलग-अलग संगठन है, वहां भी अपनी संख्या दिखानी होगी, तब जाके इलेक्शन कमीशन आपको असली टीएमसी मानेगा। देखिए, ये तो लंबा प्रोसेस है, ये आपको भी पता है, जो शिवसेना में हुआ था, एनसीपी में भी हुआ था। मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ, बहुत सांसद पेंसिल बुकिंग करके रखे हैं बीजेपी के पास। अच्छा। विधानसभा में क्या हुआ वो सामने आ गया। सारा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह तो डिसॉल्व हो गया है। तो आगे-आगे देखिए होता है क्या, वो तो देखना ए पड़ेगा समय के साथ, ए बट ये एक लोग एक एक और क्लेम तो सांसद करेंगे। का बता के जाइए, एक पत्रकार सांसद भी हैं, उनका क्या होगा? कौन पत्रकार सांसद? जो एक पत्रकार आई थी, सांसद? सांसद नहीं है, पत्रकार हैं जो टीएमसी में आ गई थी और इनके पति भी अरे बहुत पत्रकार सारे पत्रकार हैं। हाँ, कितने पत्रकार, बहुत पत्रकार। देखिए टीएमसी में लास्ट में क्या हुआ कि पॉलिटिकल, जैसे मेरे जैसे शिक्षित प्योर पॉलिटिकल लड़के साइडलाइन होने लग गए थे। हुँ, पत्रकार, फिल्म स्टार, सीरियल एक्ट्रेस, किसी ने 2 कौवे के पैर ड्रॉ कर दिए, जिसको आप लोग इंटेलेक्चुअल कहते हैं। ठीक है? तो वैसे किसी ने 2 लाइन कविता के लिख दिए कि आज बहुत गर्मी है, सूरज आसमान में है। तो ऐसे लोगों को टिकट मिलने लग गए थे। और यही लोग अभी नहीं दिख रहे हैं दीदी के साथ। 2 दिन पहले भी तो 4 लोगों को राज्यसभा भेजा तृणमूल कांग्रेस ने। बाबुल सुप्रियो फिर भी दिख रहे हैं। बाकी दिन उसमें तो एक अभिनेत्री है, वेल एस्टैब्लिश्ड अभिनेत्री ऑफ वेस्ट बंगाल, कहाँ है? जो पत्रकार विधायक बने हैं, जो बहुत ऐसे हैं, कहाँ हैं? पर एक चीज मैं बोलूंगा आपको सुशांत जी, गलत तरीके से मत लीजिएगा। अ, मैं अभी सोचता हूँ कि इतना ये सब पढ़ाई नहीं करके पत्रकारिता जर्नलिज्म पे पढ़ाई करना चाहिए था, क्योंकि जर्नलिज्म करियर अगर चल गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं चला तो कम से कम विधायक या सांसद किसी पार्टी का बन जाएंगे हम। ये तो अभी हम हर पार्टी में देख रहे हैं सुशांत जी, ये चल रहा है। नहीं पत्रकारिता के लेकिन साथ राजनीति का बड़ा अच्छा तालमेल हमको दिख रहा है हर पार्टी में। ये आप भी अग्री हाँ, करेंगे। देखिए ये लेकिन रिजू भाई ये आज से नहीं, ये सालों से है और देखिए हज़ारों पत्रकार होंगे देश के अंदर, उसमें खालस। से कुछ ही जो है ना, वो इधर-उधर जो है वो जाके हाँ, सट जाते हैं, बाकी लोग बड़ा ईमानदारी से अपना काम करते हैं, करेक्ट, लेकिन उनके चक्कर में वो भी करेक्ट, गाली करेक्ट। खाते हैं, कि ये मीडिया है, वो मीडिया है, तो करेक्ट। चलता रहता है। लेकिन रिजू भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपको बहुत थैंक यू, सारी शुभकामनाएँ थैंक यू, और थैंक यू। आप बीजेपी में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? देखिए, मैंने तो बीजेपी को फ़ोन नहीं किया है कि मेरा दम घुट रहा है, मंदिर का दरवाज़ा थोड़ा खोल दीजिए या मेरे बारे में थोड़ा याद कीजिएगा। ना ही बीजेपी को आज के डेट पे रिजू दत्ता की ज़रूरत है। ना ही उनके किसी नेता ने कभी मुझे बोला है कि थोड़ा रुक जाओ देखते हैं। नो, नो, झूठ नहीं मैं बोलूँगा। पॉलिटिकल लड़का हूँ, पॉलिटिक्स करूँगा, पॉलिटिक्स तो नहीं छोड़ रहा हूँ। आने वाले दिन में अगर मेरा काम अच्छा है, अगर मैं प्रवक्ता के तौर पे अगर मैं अच्छा हूँ और अगर मेरे में क्वालिटी है, तो जॉब ऑफर्स तो आएँगे। और जब जॉब ऑफर्स आएँगे तब का तब देखेंगे। फिलहाल मैंने 15 साल एक पार्टी को दिया है, किसी पार्टी से चेंज होके नहीं आया, डिफेक्ट होके नहीं आया। आई स्टार्टेड माय करियर विथ तृणमूल कांग्रेस एंड देन तृणमूल कांग्रेस थ्रू मी आउट। अभी मैं नया कोई पार्टी में गया नहीं हूँ। लास्ट 3 साल फैमिली के साथ कहीं घूमने तक नहीं गया। ये इलेक्शन, वो इलेक्शन, इलेक्शंस खत्म ही नहीं होते हैं। अभी थोड़ा हुँ। घूमने जाएँगे, थोड़ा दुर्गा पूजा मनाएँगे परिवार के साथ, उसके बाद देखते हैं ना क्या होता है। चलिए, घूम के आइए और फिलहाल आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू थैंक यू, सो मच। थैंक यू। थैंक यू सुशांत जी, थैंक यू।